हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2023 पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन डिफाइन कर रखा है भाई। यहाँ पे आपको क्या है, चार्ज Q1 जो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है, जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकुलम है, और Q2 जो हमारा चार्ज है वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है, जिसकी वैल्यू क्या है, दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है। और ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है दैट इज 0.30 मीटर दे रखी है। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दैट Q1 एंड Q2 एक्सर्ट ऑन ए थर्ड चार्ज, जो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लेस्ड है। यानी कि थर्ड चार्ज आपको जो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका यहाँ पे डिफाइन कर रखा है दैट इज 4.0 माइक्रोकुलम, और ये आपका ओरिजिन से 0.40 मीटर क्या है, दूर प्लेस्ड है। तो आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बतानी है कैपिटल Q के ऊपर, किसकी वजह से, Q1 एंड Q2 चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कुलम्स फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिस्टेंस रहेगी भाई वो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, लेट्स अगर ये मेरा A पॉइंट पे प्लेस्ड है, ये मेरा ओरिजिन O है, ये मेरा B पॉइंट है, और हमारा कैपिटल जो चार्ज है अगर वो C पॉइंट पे प्लेस्ड है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है AC, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे भाई क्या है, BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल AOC, अगर मैं ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो एक सी की वैल्यू रहेगी वो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी दैट इज 0.5 मीटर। सेम तरीके से अगर ये मेरी अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अगर ये वाला अगर हम लोग यहाँ पे थीटा एंगल कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रहेगी BC, इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0.50 मीटर रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन से इसको सोल्व आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले फोर्स निकालते हैं कैपिटल चार्ज Q के ऊपर ड्यू टू चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज 1 की वजह से। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा दैट इज K Q1 Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, दैट इज 0.5 स्केल। और जो मेरे पास डायरेक्शन रहेगी फोर्स की वो इस डायरेक्शन में रहेगी भाई, दैट इज क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स रहेगी। सेम अगर हम फोर्स निकालते हैं चार्ज ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q2, तो सेम हमारे पास यही वाला मैग्नीट्यूड रहेगा, बट जो डायरेक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व आउट करना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर ये वाला अगर हमारा एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी मेरा थीटा जाएगा भाई, और ये वाला एंगल भी मेरा थीटा रहेगा यहाँ पे। अब हम इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट को अलग अलग रिजोल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट रहेगा ये आ जाएगा दैट इज FQ2 कोस थीटा, और ये वाला जो फोर्स रहेगा कंपोनेंट ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज FQ2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम Q1 के कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू रहेगी दैट इज FQ1 साइन थीटा, और ये जो मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज FQ1 कोस थीटा। अब दोनों ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, इसलिए जो ये अपोजिट वाले जो कंपोनेंट है फोर्स के FQ2 साइन थीटा और FQ1 साइन थीटा, दोनों ही हमारे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा नेट फोर्स यहाँ पे रहेगा कैपिटल चार्ज के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या रहेगी दैट इज Q2 कोस थीटा प्लस FQ1 कोस थीटा। दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ दैट इज Q1 कोस थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट आउट कर दीजिए, हमारा यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ से रहेगी दैट इज 2, हमारे पास FQ1 की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू हम पुट करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 चार्ज मेरे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और कैपिटल Q की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी है 0.5 का स्केल। और कोस थीटा आप किसी भी ट्रायंगल से निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लेते हो AOC, ठीक है, या फिर BOC, तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास रहेगी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस मेरा कितना है यहाँ पे दैट इज 0.4 डिवाइड बाई 0.5। इसको हम सिंपली लिख भी सकते हैं भाई, इसको 4.5 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको सोल्व आउट करना है। तो जब हम इसकी वैल्यू सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर रहेगा, और जो डायरेक्शन रहेगी फोर्स की वो आपकी क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ से। एक मिनट,
तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू रहेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, नेट फोर्स अप्लाई होगी कैपिटल चार्ज के ऊपर ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, तो 131 का हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज दी करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडिफाइड हुक्स लॉ। तो वहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, वो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग तीन तरीके के मॉडुलस पढ़ते हैं भाई, दैट इज यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और हम डिफाइन करते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उनके बीच में जो आपस में करेक्ट रिलेशन होता है भाई, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जो मेरा सिग्मा है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइजन रेशियो को, बी हमारा बल्क मॉडुलस। यहाँ पे इक्वेशन में आपको यहाँ पे के डिफाइन कर रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन में आपको यहाँ पे ईटा डिफाइन कर रखा है। तो इनके बीच में हमारे पास ये चार रिलेशन होते हैं जो आपको ध्यान में रखने। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेशन दे रखा है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो आपका क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी हमारी इक्वेशन जो है वो सारी की सारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, द टाइम एवरेज पावर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव इज प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड nth पावर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आपको यहाँ पे पावर बतानी है भाई, m और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी। तो जब हमारी साइनोसॉइडल वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो टाइम एवरेज पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 म्यू। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लीनियर मास डेंसिटी को। हमारे पास रहेगा एम्पलीट्यूड का स्केल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्केल और उसकी स्पीड, ये मेरे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है जो एम्पलीट्यूड है उसकी mth पावर है, तो यहाँ पे मेरे पास mth पावर कितनी है 2, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की nth पावर इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो इनकी m की वैल्यू आपके पास 2 रहेगी, n की वैल्यू भी 2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसका, 133 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रजिस्टर आर इन सीरीज with 8 ohm resistor absorb 100 volt where two are connected to across a 60 volt line, the value of unknown resistance आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है R जो आपका सीरीज में कनेक्ट है दूसरे एक 8 ओम रेजिस्टेंस से, और ये दोनों ही हमारी यहाँ पे क्या है भाई, आपको एक्सटर्नल जो है वो 60 वोल्ट लाइन से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी यहाँ से। ठीक है, अगर ये दोनों ही सीरीज में है तो यहाँ पे जो मेरे पास करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मेरा रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला, ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 100 वोल्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों ही हमारे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज R+8। तो इस सर्किट के अंदर क्योंकि दोनों सीरीज में है तो हमारा करंट सेम रहता है, तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे, दैट इज V/R इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ऐसे, दैट इज 60 डिवाइड बाई R+8। तो यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो जो हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला, सॉरी पावर का फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में, तो यानी कि पावर कंज्यूम जो रहेगी मेरे पास रेजिस्टेंस के थ्रू, उसकी वैल्यू आएगी दैट इज I²R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पावर कितनी अब्जॉर्व कर रहा है यहाँ पे, ये 100 वोल्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे R की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 60 का स्क्वायर इंटू में 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज R+8 का स्क्वायर इंटू में R। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको क्या है भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 100 दैट इज R+8 का स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3600 इंटू में R। तो हमारे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट इज R² प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा मेरा दैट इज 16R इज इक्वल टू 36R। तो यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज R² माइनस का 20R प्लस 64 इज इक्वल टू 0। और मेरे पास क्या है भाई, जो यहाँ से वैल्यू बनेगी दैट इज 16 इंटू में 4, ये मेरे पास वैल्यू आएगी दो रूट्स की मिला के, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा 64 है। तो इसमें जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो 16 ओम रहेगी, या फिर मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ से 4 ओम। तो इसका मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 134 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, चूज दी करेक्ट
कोड ऑफ द मैचिंग द कंसेप्ट दैट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल। तो देखो भाई, आपको यहाँ पे टेबल 1 एंड टेबल 2 को मैच करना है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है भाई, हम लोगों को पता है अर्थ टिल्ट की वजह से हमारा क्या है, वेदर फॉर्मेशन होता है। अर्थ अपने एक्सिस पे लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या है भाई, जो सन की रेज है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन में अलग अलग एंगल पे डलती है, जिसकी वजह से हमारे क्या है भाई, सीजन बनते हैं, वेदर बनता है, ठीक है। अर्थ जब हमारा कंप्लीट साइकिल लेती है, उसकी वजह से हमारा क्या है भाई, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, यानी कि हमारा मैच करेगा फर्स्ट से। सनलाइट की वजह से ही हमारा क्या है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वाटर साइकिल की वजह से हमारे क्या अभी क्लाउड बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है 135 का, मेरे पास क्या रहेगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी था हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल द ईएमएफ इज फर्स्ट बैलेंस्ड बाय ए लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर ऑन ए वायर कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। सेकंड उन्होंने क्या किया, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू द सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज नाउ बैलेंस्ड बाय किसे, 45 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने डायग्राम डाला है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या है, ईएमएफ का कंसेप्ट लिया है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से इस ए बी जो हमारा जनरली हम लोग यहाँ पे क्या अभी 4 मीटर लंबा वायर लेते हैं यूनिफॉर्म रेसिस्टिव इसका, ताकि यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, यानी कि थ्रू आउट जो हमारा एरिया रहेगा इस तार का वो क्या है, सेम रहेगा। तो जब हम यहाँ पे फर्स्ट लेट से अगर पी पॉइंट यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करते हैं, जब हमारा सिर्फ सेल ही हमारा यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, तो इसके थ्रू जो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस एपी। वो मेरे पास जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी लेंथ L1 के। लेट से अगर ये मेरी बैलेंस यहाँ पे L1 हो रही है, ठीक है, या मैं L1 डिफाइन कर रहा हूँ। अब जब सर्किट में हमारा कोई करंट नहीं है, तो वोल्टेज अक्रॉस जो एपी रहेगी वो हमारी वोल्टेज किसके बराबर रहेगी, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो यहाँ से मेरे पास E1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, दैट इज E1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा के क्या लगा दूंगा यहाँ पे मैं, कांस्टेंट KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, K2 सिंबल यानी कि K2 जो हमारा स्विच है उसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा। जब हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन कर रखी 5 ओम। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे भाई लेट से अगर वो L2 लेंथ, अब लेट से जो हम लोग मतलब इस वायर के ऊपर गैल्वेनोमीटर की जो कि उसे मूव करवाएंगे, तो उस सिचुएशन में लेट से जो मेरा L2 पॉइंट पे कहीं ना कहीं उसकी बैलेंसिंग पॉइंट आती है, उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दैट इज Q पॉइंट। तो उसके थ्रू जो मेरे पास अब की बार वैल्यू आएगी वो आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, वो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज KL2, ठीक है। ये हमारा थ्योरी का कंसेप्ट है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मेरे पास फॉर्मूला आता है इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसकी वैल्यू आती है L1 बाई L2 माइनस का 1। इसको आपको सोल्व आउट करके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है सेल की। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू दे रखी है 5 ओम। L1 जो हमारा है सेल के केस में वो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आया है 90 सेंटीमीटर पे। L2 की वैल्यू मेरे पास 45 है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है सेल की, ये वाली वैल्यू वो आपकी किसके बराबर आ रही है भाई, 5 ओम के बराबर आ रही है, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर द गैस शुड बी फिल्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हम क्या है भाई, आइडल गैस को फिल करते हैं। और हम लोगों को पता है कि कोई भी रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव कब करती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है भाई, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, ये हमारी राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 2π√L/G। अगर आप यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो इंक्रीज होगी। अगर लेंथ हमारी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी हमारा यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होगा। तो 137 का मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा भी, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारा ये मॉडल है जो टीचिंग लर्निंग डिजाइन से रिलेटेड है,
ये हमारा किसने यहाँ पे भाई क्या परफॉर्मेड किया था, तो 138 का जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई कौन सी है। इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस विल डू नेगेटिव वर्क डन। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में 4 तरीके की प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट लोग थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेटमेंट देता है, अगर किसी सिस्टम में अगर हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो 2 काम करेगी। फर्स्ट, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और बाकी जो हमारी हीट है उससे हमारी गैस एक्सपेंड यानी कि क्या है, वर्क डन करेगी ऑन दी सराउंडिंग, ऐसा होगा, या फिर ऐसे बोलेंगे वर्क डन बाई दी गैस होगा ऑन दी सराउंडिंग। तो वहाँ पे मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है DW वैल्यू पुट करेंगे, या फिर क्या लिख लेंगे भाई, अगर वो एक्सपेंड होगी तो PdV की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो ये मेरे पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है भाई वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सिस्टम का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0। डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। इट मीन्स जो आप यहाँ पे बाहर से अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो आपका वर्क डन यहाँ पे क्या भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये पहले वाली स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्नोट इंजन इज एन इरिवर्सिबल इंजन, ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्नोट इंजन हमारा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, 2 प्रोसेस आइडियाबैटिक होती है और 2 प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल होती है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो कार्नोट इंजन है हमारा वो रिवर्सिबल इंजन होता है, और जिसकी एफिशिएंसी होती है वो क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, 1 माइनस या T2 माइनस T1। तो कार्नोट इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन है। इफ हीट इज एडिड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, मस्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम लोगों ने अभी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी है, यहाँ पे अगर आप हीट देते हो तो हीट सप्लाई करने से वो वर्क डन होगा। यहाँ पे इसका भी जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या यहाँ पे गलत होगी। फॉर ए सॉलिड विद ए स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट Cp माइनस का, Cp इज स्लाइटली ग्रेटर देन Cv। तो हम लोगों ने आइडियल गैस के अंदर इक्वेशन पढ़ रखी भाई, मेयर्स रिलेशन है, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के बराबर होता है। ठीक, मीन्स यानी कि Cv मेरे पास क्या है, दैट इज कॉन्स्टेंट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और Cp हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉन्स्टेंट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी कि 1 ग्राम अगर गैस को अगर हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में लगाई गई हमारी हीट कितनी है, पहले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए और दूसरे केस में हमारा प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं भाई, Cp की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इन्होंने एक केस दे रखा है सॉलिड के केस में, तो सॉलिड के केस में भी हमारे पास Cp की वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप Cp पे हीट सप्लाई करते हो तो Cp में हमारे पास जो हीट है वो 2 काम करती है। पहला तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज में भी लगेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने में भी लगती है। लेकिन Cv के अंदर सिर्फ हमारी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी, जो भी हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे वो सारा काम उसकी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट में ही लगेगा। ठीक है, तो सॉलिड के केस के अंदर भी हमारी क्या है, Cp की वैल्यू ज़्यादा रहेगी Cv से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैग्नस इफेक्ट हम लोग पढ़ते भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चैप्टर में बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कर्व पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल और एरोप्लेन लिफ्ट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं भाई, यानी कि जब हमारी बॉल को अगर हम हाथों से स्पिन करवाते हैं तो जो उसके ऊपर और उसके नीचे जो फ्लो करने वाली हवा में की जो वेलोसिटी वो अलग अलग रहती है, एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर हमारी क्या है, बॉल हमारी स्पिन कर जाती है भाई हवा में। ठीक है, तो यानी कि प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल, ये हमारा जो है कंसेप्ट है, ये हमारा मैग्नस इफेक्ट के ऊपर इसी को मैग्नेट इफेक्ट बोलते हैं, जिसको बेसिकली डायनेमिक लिफ्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, 3 पार्टिकल P1, P2 एंड P3 आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। आपको क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 3 पार्टिकल है जो इक्विलेटर ट्रायंगल पे प्लेस्ड हैं, P1, P2 एंड P3। इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड जो इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है भाई L है। तो क्वेश्चन में क्या है, ईच ऑफ द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं
P1 ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग P2 P3। तो यानी कि जो हमारा P1 पार्टिकल है वो P1 P2 अलोंग के v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। P2 जो है हमारा वो अलोंग P2 P3 v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एंड सेम मैनर में हमारा जो P3 पार्टिकल है वो पाथ P3 P1 के अलोंग v वेलोसिटी के साथ क्या है, मूव कर रहा है। तो आपको बताना है द टाइम एट विच द पार्टिकल मीट ईच अदर। यानी कि आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये जो हमारे पार्टिकल हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यानी कि जब ये हमारे मूव कर रहे हैं भाई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो अगला जो हमारा पार्टिकल होगा यानी कि जो पाथ होगा तीनों पार्टिकल का वो ट्रायंगल ही होगी, लेकिन पहले वाले से छोटी ट्रायंगल होगी। इस तरीके से हर बार जब छोटे होते रहेंगे तो पर्टिकुलर जो इस सेंटर के ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे हमारे तीनों पार्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलने का टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा कंसेप्ट बनेगा भाई, लेट्स से तीनों ही पार्टिकल हमारे ट्रायंगल के सेंट्रोइड में मिलेंगे जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो बेसिकली टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक पार्टिकल का मोशन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से P1 को। तो P1 हमारा क्या है, सेंट्रोइड पे मूव करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पे OP1, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमें अलोंग OP1 डायरेक्शन ही लेनी है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब लेट्स से उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V डैश से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे चीजों को कैंसिल आउट करने के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हमारी क्या है सारे के सारे ये पॉइंट सेंट्रोइड पे मिलते हैं, तो ये जो मेरे पास AD की डिस्टेंस होगी यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ भाई, दैट इज ABC। तो AD को जो सेंट्रोइड है वो 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से जो मेरे पास AO की वैल्यू है जो हमें निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2/3 ऑफ AD। अब आपको मैथमेटिक्स का यूज करके सबसे पहले AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये वाली लेंथ आपको L दे रखी है। तो यूजिंग हमारा एंगल प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कौन सी है, दैट इज ADB। तो हमें अगर AD की वैल्यू निकालनी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की। तो यहाँ से मेरे पास AD की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज L इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम AD की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास जो AO की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, दैट इज 2/3 इंटू में AD की मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 इंटू में L। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास P1 जो पार्टिकल है वो हमारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पे, दैट इज L अपॉन √3। तो हम लोगों ने OP1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू मेरे पास आई है दैट इज L अपॉन √3। अब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे अलोंग OP। तो देखो अगर हमारी ये वाली पार्टिकल अगर इसकी वेलोसिटी हमारी P1 P2 पाथ के अलोंग अगर V है तो OP1 के थ्रू हमारी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल होगा भाई मेरे पास वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो जो वेलोसिटी हमारी OP1 पाथ के थ्रू होगी पार्टिकल की P1 की, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ पे, दैट इज V cos 30। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो cos 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, दैट इज √3/2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे यानी कि ये जो मेरे पास V डैश की वैल्यू आ गई भाई, यानी कि P1 पार्टिकल की अलोंग दी पाथ OP डैश। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा भाई, और ये तीनों ही पार्टिकल के लिए हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। P2O निकालें या P3O निकालेंगे तो सेम हमारा ये कंसेप्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज V √3/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज रूट ये 2 चला जाएगा मेरे पास ऊपर, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 3V। ठीक है, तो 141 का जो मेरे पास आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2L अपॉन 3V इतना हमारे पास टाइम लगेगा पार्टिकल को एक दूसरे के साथ मीट करने के लिए। 141 का हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, द राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड करंट और EMF, और सेकंड है वेयर एज द लेफ्ट हैंड रूल रेफर टू द फोर्स ऑन ए कंडक्टर। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है। हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहां पे हम लोग इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या भाई निकालते हैं इससे। तो जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वहां पे वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, हमारा जो थंब है वहां पे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है दैट इज मोशन ऑफ कंडक्टर।
तो जो आपकी सेकंड फिंगर है आपकी, वो आपको क्या है भाई यहाँ पे डायरेक्शन देगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम लोग निकालते हैं जब हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर, अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, किस डायरेक्शन में करती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। फर्स्ट फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करती है करंट इन कंडक्टर किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा थंब है वो आपको यहाँ पे क्या है फोर्स की वैल्यू देगा, ठीक है। सेकंड क्या है, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा यहाँ पे क्या है ठीक है। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब आप क्वाइल के पास, अगर हम लोग यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझाते हैं भाई लेंज लॉ का। लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी अगर ये कंडक्टिंग क्वाइल है जिसमें हमारा साथ में क्या है गैल्वेनोमीटर हमने रखा हुआ है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को अगर इसके आगे पीछे मूव करते हैं तो जो अगर आप काम कर रहे हो मैग्नेट को आगे पीछे काम करने का, उससे हमारा क्या है यहाँ पे डिफ्लेक्शन यानी कि करंट आता है भाई मोशन की वजह से, और मोशन आने की वजह से सर्किट में हमारा डिफ्लेक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या है गर्म हो जाएगा। यानी कि जो आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो वो हमारी बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो भी आप काम करते हो किसी भी मैग्नेट को कॉइल के आगे पीछे लेके आने के लिए, वो सारा सारा हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है इसके थ्रू। यानी कि जो हमारा लेंज लॉ है वो हमारा क्या है भाई बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और लेंज लॉ बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो लेंज लॉ क्या स्टेटमेंट देता है कि जो हमारी किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक है। तो 142 का जो मेरे पास आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर हमारी क्या यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर हमारा एक तरीके से नंबर है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यानी कि दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इन दोनों की कोई डायमेंशन नहीं है। लेटेंट हीट हम लोग पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू ml, तो वहां पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी भाई L की दैट इज Q अपॉन m। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा क्या होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो दोनों की यहाँ पे जो डायमेंशन रहेगी वो भी हमारी ठीक रहेगी। टेंशन भी हमारे पास एक तरीके की फोर्स होती है एंड फोर्स भी फोर्स ही है, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे क्या है सेम। तो प्लैंक कांस्टेंट और टॉर्क इन दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम नहीं रहेगी। जो हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं भाई वो क्या रहती है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से मेरे पास इसकी डायमेंशन मतलब यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर। और जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं भाई दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, वो हम लोग पढ़ते हैं फोटोन की कंसेप्ट में ड्यूल नेचर में, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ से जो मेरे पास h की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, दैट इज E इंटू में म्यू। तो एनर्जी और हमारी पास म्यू, तो न्यूटन मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये हमारी वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो ये मेरे पास क्या रहेगी जूल, और फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड, तो जूल सेकंड रहेगी इसकी यूनिट। तो यानी कि दोनों की जो प्लैंक कांस्टेंट और टॉर्क की है यही हमारा यहाँ पे क्या है आंसर रहेगा, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है सेम नहीं होगा, ठीक है। तो 143 का मेरे पास आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है भी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। और सेकंड स्टेटमेंट है द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वो हमारी बराबर होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के कंसेप्ट को समझते हैं भाई। हम लोगों ने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो भी अगर आप कोई काम करते हो वो काम हमारा क्या है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारी जो एनर्जी होती है भाई, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो या तो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि अगर आपने बाहर से जो कोई काम किया है, काम करने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है या स्पीड एक्वायर करता है तो उस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड शेप एंड कॉन्फिगरेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमारी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए भाई एक सिस्टम ले लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो मास बॉडी ले लेते हैं और ये हमारा लेट से भी स्प्रिंग से अटैच है, ये पूरा का पूरा हमारे पास सिस्टम है। अब लोग आप यहाँ से बाहर से क्या आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है उससे क्या होगा, ये सिस्टम हमारा वाइब्रेट करेगा। इट मीन्स इसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी।
तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम वो हमारी किसके बराबर होगी, चेंज इन टोटल एनर्जी, और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे पहला कंसेप्ट रहेगा, यानी कि जो आपने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू काम किया है वो हमारा किसके बराबर होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दे रखी है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हमारा बेसिकली क्या है, जब आप इसके ऊपर काम करते हो भाई, तो जो हम लोग यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के थ्रू जो हम लोग काम करेंगे उसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाते हैं, नेगेटिव में। ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो भी अगर आप हम लोगों ने बाहर से फोर्स लगाई जिसकी वजह से जो हमारी इंटरनल फोर्स होगी सिस्टम की, वो जो काम करेगी वो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। तो यहाँ से हम इसको साइड ले लेते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये मेरा किसके बराबर आता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसलिए 144 का जो मेरे पास आंसर रहेगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 144 का क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट देखिए, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट ए नॉन जीरो टॉर्क, ये हमारी राइट स्टेटमेंट है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये हमारा यहाँ पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी भाई वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगेगी, पीछे की तरफ। तो जो यहाँ पे नेट फोर्स लगती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू दोनों का बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी सेम है, तो नेट फोर्स 0 लगती है। बट जब हमारी कोई भी दो फोर्स अगर किसी डिस्टेंस में लगी हुई है तो उनके ऊपर क्या भाई क्या है, टोक लगता है, और टोक की वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जिसकी वैल्यू निकल के आती है दैट इज पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स 0 होगी, और यहाँ पे टोक की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, दैट इज पी क्रॉस ई। तो पहली स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी द डाइपोल एक्सपीरियंस नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो टॉर्क, ये भी हमारा सही रहेगा। ये तो पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरे में इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इट मींस क्यू की वैल्यू तो हमारे पास सेम रहेगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अलग अलग रहेगी भाई। इसलिए जो दोनों का डिफरेंस होगा, लेट्स से P2 F2 माइनस एस कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पे अगर अलग अलग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीजन में, तो F2 माइनस F1 का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं रहेगा। इट मींस जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा। तो ये भी हमारा क्या यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है, ये भी हमारी ठीक रहेगी। उसके बाद देखिए, एट ए लार्ज डिस्टेंस द डाइपोल फील्ड डिक्रीज मोर रैपिडली देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि देखो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब हम डाइपोल के केस में चीज निकालते हैं भाई एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये भाई हमारी चेंज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R3 की फॉर्म में। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस पे अगर है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या है, ज्यादा डिक्रीज करेगी डाइपोल के केस में। तो ये भी हमारी राइट स्टेटमेंट है। तो भाई ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको पढ़ते हैं, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंस ए नॉन जीरो टॉर्क एंड ए जीरो। देखो फोर्स तो हमारी 0 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट जो हमारा डाइपोल है, अगर चाहे कोई भी अगर हमारी फील्ड, अगर टॉर्क की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज PE साइन थीटा। अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में समझते हैं तो अगर हमारा पैरेलल या एंटी पैरेलल है, लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसके अपोजिट की अगर हम बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से प्लेस कर दें और नेगेटिव हमारा है, तो इस केस में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमारी क्या है, डाइपोल मोमेंट होगी। तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना आता है, यहाँ पे 180, जिसको हम डिफाइन करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और दोनों केस में ही मेरा जो साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, 0 डिग्री। इट मींस जब हमारा डाइपोल मोमेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा फील्ड के, तो टॉर्क की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है, नॉन जीरो टॉर्क, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत होगा।
तो 145 का मेरे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा। द पुलिस कार with its 300 hertz siren is moving toward a warehouse at a speed of 30 meter per second, intending to close the door. What frequency of sound reflected from the warehouse does the driver of police car hear? तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अगर कोई भी अगर लेट से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर हमारे वहाँ पे दो कंसेप्ट रहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा क्या ऑब्जर्वर है, स्टार्टिंग में वेयर हाउस। तो यहाँ पे जो मेरे पास पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, वो हमारी क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वेयर हाउस की तरफ मूव कर रही है। तो आपको बताना है कि जब इसे साउंड टकराएगी और टकरा के वापिस पुलिस कार के जो पर्सन है, ड्राइवर है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड से वो सुनाई देगी। अगर वो इनिशियली जो उसकी स्पीड है मतलब फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी देर की यहाँ पे 300 हर्ट्ज देर की है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट केस कि जब हमारी साउंड टकराएगी वेयर हाउस से तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, ये हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड केस लेंगे कि जब हमारी वेयर हाउस से टकरा के वापिस जब दोबारा सुनाई देगी तो वो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में कैलकुलेट करनी है डबल डैश फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है भाई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, तो वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे हम जब निकालेंगे दैट इज वी प्लस माइनस वी नोट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। और ये हमारी होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो हमारा सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब v प्लस माइनस वो डिपेंड रहेगा भाई कि सोर्स आपके पास में आ रहा है दूर जा रहा है। ठीक है, अगर सोर्स हमारा क्या है, सोर्स के मतलब लिसनर के पास में आ रहा है तो उस केस में आपका क्या है भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगी। उसी तरीके से नीचे हमारे पास प्लस माइनस रहेगी भाई ये सोर्स वाली। तो ये जो मेरे पास है भाई ये है मेरे पास स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और ये जो मेरे पास है भाई ये है मेरे पास दैट इज स्पीड ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट केस निकालते हैं एफ डैश की वैल्यू कि जब वो हमारी वेयर हाउस से टकराएगी, ठीक है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी से टकराएगी वहां पे। तो इस केस में हमारा यहाँ पे देखिए वी हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है वो दे रखी 340 यहाँ पे, तो 340 दे रखी है। इस केस में जो हमारा क्या दे रखा है भाई ऑब्जर्वर की स्पीड है वो 0, वेयर हाउस तो 0 है, प्लस 0 डिवाइड बाई नीचे आपको दे रखा है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। और अब की बार हमारा सोर्स मूव कर रहा है तो वो हमारी क्या हो गया भाई माइनस होगी, क्योंकि तभी अगर हमारा जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास मूव कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगी। तो इस केस में मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से दैट इज, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई ओरिजिनल जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे दैट इज 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको हम सोल्व करेंगे, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इनटू में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 300 में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी जो वेयर हाउस से टकरा रही है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है यहाँ पे दैट इज 329 हर्ट्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड सिचुएशन कंसीडर करेंगे कि अब मेरे पास जो सोर्स है हमारा, सोर्स हमारा क्या बनेगा, अब की बार बन जाएगा हमारा वेयर हाउस। ठीक है, अब हमारी वेयर हाउस से टकरा के अब आपको निकालनी है पुलिसमैन वाला जो बंदा है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वो सुनाई देगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो डबल डैश की वैल्यू हम लोग निकालेंगे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो आपकी अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 329। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे v प्लस अब की बार हमारा क्या है सोर्स जो बन जाएगा, सोर्स हमारा बनेगा वेयर हाउस और अब की बार जो हमारा ऑब्जर्वर बनेगा वो हमारी क्या बनेगी यहाँ पे पुलिस कार बनेगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। तो इस केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 329 स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी है यहाँ पे 340 और ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे दैट इज 30 डिवाइड बाई 340। इसको आपको यहाँ पे सोल आउट करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो सोल आउट करने के बाद ये कितना हो जाएगा 329 370 डिवाइड बाई 3। इसको सोल आउट करने के बाद जो आपको फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 350 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि वेयर हाउस से टकरा के जो आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी पुलिस कार वाले बंदे को उसकी वैल्यू कितनी देगी यहाँ पे 350 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है भाई 3 आइडेंटिकल कार A, B, C are moving at a same speed on a 3 bridge. The car A
गोज ऑन ए प्लेन ब्रिज, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या है भाई, हमारे पास कार दे रखी है वो प्लेन ब्रिज पे मूव कर रही है, ठीक है, सेम वेलोसिटी तीनों कार की सेम है। द कार बी हमारी है ऑन ए ब्रिज कन्वेक्स अपवर्ड, तो ये हमारा यहाँ पे केस रहेगा भाई, कन्वेक्स अपवर्ड यहाँ पे हमारी मूव कर रही है। और थर्ड केस आपको क्या दे रखा है, सी गोज ऑन ए कनकेव अपवर्ड, तो यानी कि ये हमारा कनकेव अपवर्ड इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तीन सिचुएशन आपको दे दी है। आपको क्या पूछा है भाई, लेट एफ ए एफ बी एंड एफ सी बी द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाई कार ऑन द ब्रिज व्हेन दे आर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, तो आपको बताना है भाई यहाँ पे जो फोर्स हमारी होगी एफ ए, यहाँ पे हमारी फोर्स रहेगी एफ बी और एफ सी, तीनों में हमारी क्या है ज्यादा फोर्स, इनकी मैक्सिमम फोर्स हमारे कौन से वाले केस में यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल अगर हमारी कार हमारी नॉर्मल ब्रिज पे मूव कर रही है तो यहाँ पे हमारा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो इस सिचुएशन में इसका जो वेट है नीचे हमारा वो बैलेंस होगा इसकी नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास एफ ए या नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू वो एफ जी के बराबर रहेगी फर्स्ट केस। इन दोनों कंसेप्ट में जो हमारा कनकेव और जो हमारा कन्वेक्स है हमारा अपवर्ड वाला, इन दोनों में आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ लगती है, और जिसकी वैल्यू हम लोग जो निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहती है। अब ये जब हमारा कार बी है इस सिचुएशन में देखिए इसका जो एम जी है वो नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या लग रही है बाहर की तरफ, बट जब ये हमारा क्या है कन्वेक्स अपवर्ड में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगी, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, तो नेट फोर्स जो हमारी वो नीचे की तरफ आएगी, इट मींस एम जी की वैल्यू ज्यादा है माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मेरा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन की तो वो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी दैट इज एम जी माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया यहाँ पे एफ बी डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए इसमें, इस केस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और इसका वेट हमारा नीचे लग रहा है। अब जब ये हमारा क्या है हमारा ब्रिज कनकेव है तो सेंटर की तरफ जो हमारी फोर्स लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपकी बार जो नेट वैल्यू होगी टुवर्ड दी सेंटर उसकी वैल्यू कितनी होगी, एन ज्यादा है माइनस का एम जी, और ये जो नेट फोर्स है वही मेरी किसके बराबर होगी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगी। तो यहाँ से जो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी भाई इस केस में एफ सी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी मेरे पास दैट इज एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन तीनों केस में क्लियरली हमारा दिखाई दे रहा है भाई जो मेरे पास एफ सी वाली फोर्स है वो मैक्सिमम रहेगी तीनों केस में। हालांकि इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंसेप्ट से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमारा सेम ही आंसर रहेगा। तो इन तीनों केस में 147 का जो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है यहाँ पे, द कंडक्टर सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये भी हमारी क्या यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में पढ़ी थी भाई, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज की वैल्यू 0 रहती है, कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी भाई कांस्टेंट रहेगी, और किसके बराबर रहेगी जो हमारा पोटेंशियल उसके सरफेस पे रहेगा। इट मीन जो हमारा कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज के क्यू अपॉन आर। अगर इस कंडक्टर का यहाँ पे अगर रेडियस आर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल है वी नोट, ठीक है, वही हमारा क्या है उसकी इनसाइड वैल्यू मिलेगी। जितना भी हम लोग चार्ज देंगे हमारा वो सारा का सारा हमारा कंडक्टर के सरफेस पे रहता है, ठीक है। और कंडक्टर के सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू आती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो कंडक्टर का सरफेस है वो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगा, ठीक है। एंड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी वो सिर्फ कहाँ पे रहेगी, उसके आउटर फेस सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रहेगी, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। तो जितना भी हम लोग चार्ज देंगे, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे रहेगा भाई उसके आउटर सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। तो 148 का मेरे पास आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एज इट मूव इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये भी हमारा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है भाई। हम लोगों को पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा
सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके सेंटर की तरफ भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ हमारी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। अब अर्थ है हमारी, सॉरी यहाँ पे ये हमारा सन के चारों तरफ हमारी क्या है, अर्थ रिवोल्व कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आती है भैया लोग, दैट इज mv²/r। अगर जो सन और अर्थ का जो ये हमारा सर्कुलर पाथ बन रहा है, अगर उसकी रेडियस हम r लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, और मोशन भी यूनिफॉर्म मान के चलेंगे तो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज ω²r। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी भाई वो कितनी होगी, v²/r, या फिर क्या लिखेंगे इसको, ω²r, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, जब हमारी अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है भाई यहाँ पे, तो वो टाइम कितना लेगी, फिर अगर हम यहाँ पे इसकी स्पीड डिफाइन करेंगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रही है यहाँ पे, दैट इज 2πr, और जो टाइम ले रही है घूमने का वो कितना है, दैट इज t। तो इस स्पीड की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तेरा 4πr² डिवाइड बाई t² इंटू में r। तो r से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 149 का जो मेरे पास आंसर बैठेगा वो क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 4πr डिवाइड बाई t², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ये, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 at t is equal to 0, the acceleration at t is equal to 0 must be 0। यानी कि जब टाइम 0 है तो उस सिचुएशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो मस्ट होना चाहिए भाई। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 at t is equal to 0, the acceleration at t is equal to 0 may be 0। यानी कि जब टाइम हमारा 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो इस सिचुएशन पे आपका एक्सेलरेशन में भी 0 हो सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, राइट स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपका क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो। जैसे अगर हम फ्री फॉल का कंसेप्ट ले लेते हैं, अगर मान लो किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, बट उस सिचुएशन में ग्रेविटी हमारी क्या है, नीचे की तरफ लग रही है वहाँ पे। या फिर आप अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर करो कि लेट्स से अगर हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अगर हम लोग मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर लगेगा। तो यानी कि 150 का हमारे पास जो आंसर रहेगा भाई वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओनली स्टेटमेंट 2 मे बी 0 वाली हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ठीक रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा भाई सॉल्यूशन था 2023 एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।